हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 20 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड इज मणिपुर इशू, फोर्थ इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया दैट इज BCCI, नेक्स्ट इज गॉगल फॉर ब्लाइंड दैट इज G4B, then the Sparrow, next is Permanent Index Commission, next is Vernal Window and last is NatGrid. Okay friends, so start करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज रिकमेंडेड बाय। जो हमारे CVC होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कौन करते हैं? ओके, सो फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, थर्ड इज CJI दैट इज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फोर्थ इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, फिफ्थ इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो ये कौन लोग मिलके इनकी रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट की, ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज 1, 2 एंड 3, नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, C इज 1, 2 एंड 4 एंड D इज 1, 2, 4, 5। ओके, आप चाहे तो पॉज करके फिर से एक बार ऑप्शंस चेक कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है C दैट इज 1, 2 एंड 4, मतलब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ये इनकी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं किनको? प्रेसिडेंट को। ओके, सो इसका आंसर ये है C 1, 2 एंड 4। ये न्यूज़ है आज की। CVC डिनाइज रिपोर्ट्स दैट पोर्टल क्रैश वाइप आउट डाटा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो CVC का डाटा है उसमें से कुछ डिलीट हो गया है, ऐसे कम हो गया है, ऐसे जो इश्यूज आ रहा था। तो CVC ने ऐसे ये जो बातें हैं उनको अफवाह का नाम दे दिया, रूमर्स का। सो देखते हैं हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो हमारे लिए CVC क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देखते हैं CVC क्या है। इट इज़ एन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड इन 1964। 1964 में इसका गठन कर दिया गया था। किनके रिकमेंडेशन द्वारा? तो कमिटी जो बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, और उसके हेड जो थे वो थे श्री के संथनम। ओके, ये इनकी कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। और उसके बाद 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC जो था वो बनाया गया था। और किसके लिए? टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन। गवर्नमेंट जो कुछ करप्शन होते उनकी विजिलेंस के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्थापित किया गया था। ओके, इट हैज़ द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। ये है ऑटोनोमस बॉडी है और फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब इस पर कोई भी अथॉरिटी है नहीं, ये ऑटोनोमस है। ओके, चार्ज्ड विद मॉनिटरिंग ऑफ विजिलेंस एक्टिविटी। विजिलेंस मतलब क्या होता है कि दक्षता। ओके, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइसिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। मतलब ये विजिलेंस भी करता है, साथ ही साथ एडवाइस भी करता है। इन जो हमने अभी मुद्दे गिने, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, रिव्यू और रिफॉर्म, इसके कामों में ये एडवाइस भी करता है। ओके, और वैसे भी ये एडवाइजरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CVC एक्ट 2003। इसके फीचर्स क्या है? तो इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात है तो वो है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे एक 2003 के अनुसार, जो चेयरपर्सन होंगे, और साथ ही साथ मैक्सिमम टू विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ऑलराइट, एक एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर, मैक्सिमम 2, एक भी हो सकते हैं। ओके, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किनकी रिकमेंडेशन पे? तो प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं इस रिकमेंडिंग पैनल के चेयरमैन। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ये मेंबर, एंड नेक्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। ओके, मेंबर। और अभी के जो विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम क्या है? मिस्टर KV चौधरी। जी, हमें पता होना चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके हेड कौन है। ये पूछेंगे तो नहीं हमें UPSC में, लेकिन पता होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये रिसेंटली मुंबई में हुई है। नेक्स्ट जो है इसकी थीम क्या थी? तो माइंस टू मार्केट 2017 ये थीम थी उसकी। और थर्ड जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस जो है इसने ऑर्गेनाइज किया था। तो हमें बताना है कौन से करेक्ट है। 1 करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई थी। सेकंड भी करेक्ट है, इसका जो थीम थी, मतलब इसका नाम ही डायरेक्टली यही था, माइंस टू मार्केट 2017। और ये जो थर्ड है ना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने नहीं, तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो है द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, GJEPC। इन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस, ओके, मुंबई में। ये न्यूज़ थी, जो PIB की न्यूज़ थी। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे अपना स्पीच दिया है। सो ये क्या है, यहाँ पे माइनर्स, डायमेंट्रीज, रिटेलर्स और बैंकर्स और एनालिस्ट, इन सभी लोगों को एक जगह पे गैदर करके उनका ये समिट हुआ है, द ग्लोब ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इशू फेस्ड बाय ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री। सो हमें इस न्यूज से क्या लेना है, तो डायमंड इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से इश्यूज है वो लेने हैं, ओके। तो क्या क्या है, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, साथ ही साथ माइनिंग, माइंड स्ट्रीम, मार्केटिंग एंड रिटेल एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, ये जो है इनके मेन इशू है, ओके। तो ये है माइंस एंड माइंस टू मार्केट 2017 ऑर्गेनाइ सॉरी क्या, हमारी इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस। ऑलराइट, हमारा देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ मणिपुर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मणिपुर के साथ कौन से जो राज्य है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज असम, नेक्स्ट इज मिजोरम, थर्ड इज मेघालय, फोर्थ इज नागालैंड एंड लास्ट इज त्रिपुरा। सो यहाँ पे भी ऑप्शंस हमारे हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 4 एंड 1 2 4 5, ओके। सो अगर आपने हमारा एक रिसेंट का न्यूमोनिक देखा होगा, तो हमने कहा था कि ये आपको ध्यान में रखने के लिए आसान है, अरुणा, अरुणा मामी, अरुणा मामी, ऐसे ये याद रखना है। तो हमें पूछा गया था मणिपुर कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, नागालैंड, आसाम एंड मिजोरम, ओके, नागालैंड, आसाम एंड मिजोरम, नागालैंड, आसाम एंड मिजोरम मीन्स 1 2 एंड 4। सो हमारा आंसर हो जाता है सी, ओके, सी आंसर है हमारा। ये न्यूज़ है कि जो ब्लॉकेड था ना, वहाँ पे एक ब्लॉकेड हुआ था मणिपुर में, लगभग 4 महीने से ये ब्लॉकेड चल रहा था, फ्रॉम 1 नवंबर 2016 से ये ब्लॉकेड चल रहा था। तो इसको अभी ट्री पार्टी टॉक्स के बाद खत्म कर दिया गया है। ये किन के बीच हुआ, 3 पार्टी टॉक, तो ये हुआ यूनाइटेड नागा काउंसिल, जिन्होंने ये ब्लॉकेड जो है वो स्टार्ट किया था। साथ ही साथ ट्री पार्टी टॉक में 2 और थे, वो थे सेंट्रल और मणिपुर के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। ऑलराइट, सो ये क्यों हुआ था, तो यूनाइटेड नागा काउंसिल ने ये ब्लॉकेड एनफोर्स किया था, क्यों, क्योंकि जो हमारे मणिपुर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ओ इबोबी सिंह, इन्होंने ना यहाँ पे कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रावधान किया था, और वो भी जस्ट बिफोर इलेक्शन, टू गेट द वोट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब उस एरिया से वोट पाने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ नए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया था। और इस वजह से नागा जो कम्युनिटी थी है, उन्होंने ऐतराज जताया था, और उस ऐतराज की वजह से 1 नवंबर 2016 से यहाँ पे ब्लॉकेड चल रहा था। ये ब्लॉकेड देखिए कितना कितना बड़ा ब्लॉकेड यहाँ पे हो चुका था। और अगर आप ये बात देखिए, अगर ये ऐसा ही ब्लॉकेड कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे होता, दिल्ली, मुंबई या फिर बाकी किसी एरिया हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, तो अब तक मतलब कितनी जल्दी से इसको सॉल्व किया जाता है इस इशू को। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में ना हमारी गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान देती है हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ, और ना ही जो हमारा मीडिया है वो ध्यान देता है, ओके। सो ये बात हमें देखनी है। ये मणिपुर, बाकी बातें देख लेते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो इम्फाल है, ये हमने बताया कि ये 3 स्टेट उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो म्यांमार है, ऑलराइट, म्यांमार। और इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, तो मैतेई, कुकी, नागा एंड पंगाल, ओके, पंगाल। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। BCCI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट इज, जी देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो आर्टिकल नंबर 12 है, उसके अंडर ये पिछले कुछ दिनों से इम्पोर्टेंट इशू हो रहा है ये BCCI का। सो ये, और साथ ही साथ जो लोढ़ा पैनल की रिकमेंडेशंस थी, उसकी वजह से ये BCCI का टॉपिक हो सकता है शायद हमारे एग्जाम में आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन देखना तो है क्या है, एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, द बोर्ड was formed in December 1928 as a society registered under the Kerala Societies Registration Act. Okay. So next statement is, BCCI doesn't depend on Government of India for its finances. Next is, to put an end to excess and imbalances, corruption and red tape, the Lodha Committee was formed to reform the working of the BCCI to make functioning transparent. And last is, the Supreme Court recently nominated 4-member panel
to look after the administration of BCCI in order to implement the Lodha committee report, and the 4-member panel is headed by RM Lodha. Okay, so कौन कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है. 1 2 3 1 2 3 4 2 3 एंड 2 4 ये हमारे ऑप्शंस दिए गए. आप चाहे तो पॉज करके ये ऑप्शंस एक बार देख सकते हैं. मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको. सो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बात करेक्ट है. 1928 में बनाई थी एज अ सोसाइटी. देखिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एज अ सोसाइटी है. ओके, रजिस्टर्ड अंडर केरला नहीं, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. ऑल राइट, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही कि बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस पे मतलब नहीं डिपेंड है. ये बीसीसीआई जो है वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोलिंग बोर्ड है. ओके, ये बात भी है. और साथ ही साथ ये भी है कि जो इसका करप्शन वगैरह, इम्बैलेंस, ये सब का जो निगेटिव साइड्स है वो कम करने के लिए लोढ़ा कमेटी जो है वो रिसेंटली की गई थी टू रिफॉर्म करने के लिए. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. इसका ये बात भी सही है कि 4 मेंबर पैनल एक गठित कर दिया गया है जो लोढ़ा पैनल की रिफॉर्म की कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो अप्लाई करने के लिए. लेकिन ये जो बात है ना कि 4-member पैनल इज हेडेड बाय RM लोढ़ा, ये जो पैनल है ये RM लोढ़ा द्वारा नहीं, तो हमारे जो फॉर्मर CGI थे विनोद राय, इनके द्वारा हेड किया गया है. ऑल राइट, इसमें 4 मेंबर है जिसमें आप जानते होंगे रामचंद्र गुहा जी जो है हमारे हिस्ट्री वाले, वो भी इसके मेंबर है. ऑल राइट, सो हमारे सेकेंड एंड थर्ड जो है वही करेक्ट है. दैट इज हमारा आंसर हो जाता है C. ओके, ये तो हमने अभी एक्सप्लेनेशन देख लिया. न्यूज़ क्या है, तो मुंबई लूज इट्स परमानेंट स्टेटस टू BCCI. BCCI में मुंबई का एक परमानेंट स्टेटस था, तो वो मुंबई से इन्होंने निकाल दिया है. मतलब किन्होंने, तो जो विनोद राय है उनकी कमेटी के अंडर जो अभी अपॉइंटमेंट किया गया है, मतलब 4-member पैनल, उन्होंने इसका परमानेंट स्टेटस निकाल लिया गया है. और अभी पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनको मतलब इनको भी इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ये जो है वो एक मेंबरशिप उनको दी गई, वोटिंग राइट्स भी दिए गए. ऑल राइट, तो ये मैंने बताया कि तमिलनाडु है और 4-member पैनल और वो विनोद राय द्वारा हेड किया गया है. ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अरुणाचल टीन डेवलप्स गॉगल्स टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड, गैजेट नेम गॉगल्स फॉर ब्लाइंड G4B. मतलब अरुणाचल का एक टीनेजर है जिसने डेवलप किया है गॉगल जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनके लिए हेल्प करेगा, जिसका नाम है गॉगल फॉर ब्लाइंड. इट यूजेस डैश सेंसर्स. तो ये कौन कौन से सेंसर्स यूज करता है ये पूछा गया है. तो फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड सेंसर्स, नेक्स्ट इज इंफ्रारेड सेंसर्स, थर्ड इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड डी इज बोथ, दैट इज A एंड B, मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड इंफ्रारेड सेंसर. ओके, तो इसका जो आंसर है इसमें A, दैट इज अल्ट्रासाउंड सेंसर जो है वो यूज होते हैं, और साथ ही साथ B, दैट इज इंफ्रारेड सेंसर जो है वो भी यूज किया है. इस जो बच्चा है टीनेजर उसने इसमें यूज किया है. ओके, तो आंसर हो जाता है हमारा D, दैट इज A एंड B. ओके, तो ये अल्ट्रासाउंड सेंसर यूज करता है जो है हमारे जो गॉगल जो है उसके लेफ्ट और राइट कॉर्नर में अल्ट्रासोनिक सेंसर से अगर जो डिटेक्ट करेंगे ऑब्स्टेकल्स को, और अगर ये फेल हो जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर तो इंफ्रारेड सेंसर भी है जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे डिटेक्ट करेगा. ओके, तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो अल्ट्रासोनिक रेंज कहाँ से होती है, तो 20K हर्ट्ज के बाद अल्ट्रासोनिक रेंज, 20K मीन्स 20,000 हर्ट्ज के बाद अल्ट्रासोनिक की रेंज, और 20 हर्ट्ज के पहले इंफ्रारेड की रेंज. ओके, और हमारी जो ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज के बीच में. ओके, 20 to 20,000 के बीच में हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है. इसका और इसका लेना नहीं, लेकिन हमें ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड के बारे में देखना था तो ये हमने देख लिया. ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, ये बैट्स वगैरह जब रात को चलते हैं तो ये साउंड भेजते हैं. साथ ही साथ सोनार जो टेक्निक है उसमें भी ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज की जाती है. ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. फॉलोइंग आर द प्लेसेस रिसेंटली इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. तो इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है ये हमें बताना है. ये जो प्लेसेस है वो लगभग 2-3 महीने से न्यूज़ में थी, ऐसी हमने प्लेसेस निकाली है. तो फर्स्ट इज अमीरथी फॉरेस्ट, जावदू एंड येलागिरी हिल्स. तो ये कहाँ पे है, तो स्टेट दिया गया है तमिलनाडु. नेक्स्ट इज पोन्नाम बलामा मेडू, पोन्नाम बाला मेदू. अगर मुझसे कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आई एम रियली सॉरी. ये केरला में है ऐसा बताया गया है. एंड नेक्स्ट इज सिरुवनी डैम, यह है कर्नाटका में ऐसा कहा गया है. तो हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है. ओके,
सो ऑप्शंस दिया गया है A only, that is 1 only, next is 1 and 2, that is 1 and 2, next is 1 and 3, 1 and 3 and last is 2 and 3. ओके, सो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट है ना अमीरथी फॉरेस्ट, ये सही है, तमिलनाडु में है। ये सभी जो तीनों बताए गए ये तमिलनाडु में है। साथ ही साथ ये जो है ना पुन्नम बाला मेडू, ये एक ये भी एरिया है जो केरला में है। और जो ये है सिरुवनी डैम, ये कर्नाटका में नहीं, ये भी केरला में। ओके, सो हमारा आंसर हो जाता है बी 1 एंड 2 करेक्ट। ओके, सो ये न्यूज़ थी, ये 50 नई बटरफ्लाई की स्पीसीज फाउंड की गई है अमीरथी फॉरेस्ट के पास। साथ ही साथ देयर इज नो प्लान फॉर टेम्पल नियर पोनामा बाला मेडू, यहाँ पे टेम्पल का कोई प्लान नहीं, ऐसी न्यूज़ थी। और ये जो है वाटर लेवल इन सिरुवनी डैम डिप्लीट्स, ऐसे तीनों न्यूज़ थी। इसको हमने क्लब करके एक क्वेश्चन फॉर्म कर लिया, क्योंकि यूपीएससी ऐसे जो न्यूज़ में होती है ऐसे प्लेसेस के बारे में पूछती रहती है। तो ये जो दो है ना, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। हम जो सिरुवनी डैम है इसके बारे में आपको बता देते हैं। सिरुवनी डैम इज अ डैम नियर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला, और ये कोयम्बतूर जो है तमिलनाडु, यहाँ पे इसको पानी देता है। सिरुवनी रिवर पे ये बांधा गया है। और डैम इज सराउंडेड बाय रिजर्व फॉरेस्ट जिसका नाम है मुथीकुलम हिल्स, ये इसके साइड में। ओके, इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डैम। ओके, और ये देखिए एक बात कैसी है कि ये 1973 में ये बनाया गया एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटिव बनाया गया। और क्यों, तो जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको पानी देने के लिए। मतलब देखिए ये केरला में है डैम और तमिलनाडु को पानी मिलता है इससे। सो इस वजह से इसको बांधा तो गया है केरला द्वारा, मतलब केरला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन इसके लिए फंड्स जो है वो अवेलेबल किए गए तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। ओके, ये एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, उस वजह से ये ऐसे प्रावधान किए गए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द स्पैरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। द स्पैरो was declared as a state bird of Delhi in 2012। दिल्ली का क्या स्टेट बर्ड, इसका दर्जा दिया गया है स्पैरो को। एंड नेक्स्ट इज द नेचर फॉरएवर सोसाइटी फॉर इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू कंजर्व हाउस स्पैरो। ये हमारी जो हाउस स्पैरो है इनको कंजर्व करने के लिए ये एक नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये काम करती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। 1 ओनली, 2 ओनली, नन ऑफ द अबव एंड बोथ 1 and 2। ओके, सो ये ऑप्शन है। सो आंसर जो है हमारा, तो ये बात सही है कि दिल्ली ने स्पैरो को स्टेट बर्ड का दर्जा दिया होगा है। सो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी स्पैरोज को कंजर्व करने का काम करती है। सो हमारा आंसर हो जाता है डी, बोथ 1 and 2। ये न्यूज़ है स्पैरो नियरिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट नहीं होने की वजह से स्पैरो एक्सटिंक्शन की मोड पे है, ऐसी ये न्यूज़ है आज ही की। सो आज हमने ये क्वेश्चन क्यों आज ये क्यों न्यूज़ में है, तो आज मतलब मार्च 20 है वर्ल्ड स्पैरो डे। ये कब से मनाया जाता है, 2010 से। और ये किन्होंने स्टार्ट किया ये मनाना, तो मिस्टर दिलावर। ये मिस्टर दिलावर कौन है, तो जिन्होंने ये सोसाइटी स्टार्ट की, फॉरएवर सोसाइटी, नेचर फॉरएवर सोसाइटी फॉर इंडिया। ओके, और बाकी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं साथ ही साथ। जी हुआ क्या है ना कि अब देखते हैं, आप लोग देख सकते हो कि हम ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं। पहले क्या होता था, छोटे छोटे घर होते थे जो जिसपे कंक्रीट के नहीं होते थे, मतलब रूफ जो होते थे वो कंक्रीट के नहीं होते थे। सो जो चिड़िया होती थी ना वो हमारे घर में घोंसले बना सकती थी। साथ ही साथ पहले क्या होता था, लोग जो अनाज होता है वो बाहर सूखने के लिए रखते थे, सो दैट उनकी ह्यूमिडिटी कम हो जाए और साथ ही साथ उसमें पेस्ट जो है वो मर जाए। इस वजह से अनाज जो है वो बाहर सूखने के लिए रखते थे या फिर छतों पे सूखने के लिए रखते थे। सो चिड़िया जो थी ना उनके लिए खाना मिलता था। लेकिन अभी घर ऐसे बन गए कि ना चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है, ना ही उनको खाना मिलता है। आप देखते होगे कि अब ऐसे छोटे छोटे 5-10 किलो के पैकेट्स आ जाते हैं अनाज के, लोग उनको ही यूज़ करते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन का हमारे जो सराउंडिंग में जो कुछ छोटे छोटे पंछी वगैरह है इन पे कैसा अफेक्ट हो रहा है, ये बात देखनी है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो अभी छोटी जनरेशन जो है, मतलब हमसे छोटी, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी सब कुछ हो गई। आप देख सकते हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी मोबाइल हमसे ज़्यादा अच्छा यूज़ करने को आता है। तो ये जो है ना, ये स्पैरो के साथ एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो लूज़ हो रहा है उनका। सो इस वजह से इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है, मिस्टर दिलावर जो है उन्होंने। सो ये बात अभी हमें देखनी चाहिए। और वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो इनिशिएट कर दिया गया था 2010 में, और अब ये लगभग 50 देशों में इसको मनाया जाता है। ऑलराइट, तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 8 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द परमानेंट इंडस कमीशन।
PIC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। जो PIC है, इट इज़ अ बायलैटरल कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान created to implement and manage the goals and objective of outlines of इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव और गोल जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल से ऐसा बताया गया है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी वाटर ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलज वेर अलॉटेड टू पाकिस्तान। सो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दी अबाउ। ओके, सो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल से इसमें, तो फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो रावी, बियास और सतलज है ना, ये वेस्टर्न फ्लोअर रिवर्स नहीं है, ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। मतलब इसका वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मतलब ये जो है ना, इनका पानी हम यूज़ करते हैं। ओके, रावी, बियास और सतलज का। और पाकिस्तान को कौन सी नदियाँ दी गई है, तो हमने एक न्यूमोनिक बताया था आपको इसके लिए। तो पाकिस्तान के लिए दी गई है CJI, चिनाब, झेलम एंड इंडस। ओके, सो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हमारे लिए। ओके, सो इसका आंसर हो जाता है 1A, 1 ओनली। ओके, 1 ओनली। तो ये आज हमारा जो डेलीगेट जो है इनका ऑफिशियल्स का, वो गया है पाकिस्तान में इसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो लगभग सितंबर से उरी अटैक के बाद न्यूज़ में है, तो हमें लगता है कि इस पर एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी अपनाई गई थी 1960 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और उनके अयूब अयूब खान द्वारा, और इसमें वर्ल्ड बैंक ने सहायता की थी। ओके, तो CJI, ये CJI, इन तीनों रिवर का पानी पाकिस्तान के लिए जाता है, और RBS, रिवर रावी, बियास एंड सतलज, इनका पानी जो है वो हमारे लिए बचा है। ओके, द इंडस वाटर कमीशन इज अ फर्स्ट स्टेप टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप थी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में। एंड an agreement cannot be reached to commission level, the dispute is to be referred to two government, and if the two government to fail to agreement, then the treaty provides an arbitration mechanism। अगर दोनों ये भी फेल हो जाते हो, arbitration mechanism इसमें अलाउ किया गया है। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली वर्नल विंडो वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट। सो वर्नल विंडो क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए, इट इज अ लाइमस्टोन नेचुरल आर्क ऑन द आइलैंड ऑफ गोजो, माल्टा। Next is, it is a hacking software used to hack the social media accounts. Next is, it is a transition from winter to growing season. And last is, it is a window in the space shuttle made for observation। तो वर्नल विंडो क्या है, तो इसका आंसर है C। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है विंटर से ग्रोइंग सीजन तक का, इसको कहते हैं वर्नल विंडो। ओके, सो ये देखिए C आंसर है इसका जी। जैसे कि हमने कहा, ये एक जब स्प्रिंग आता है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आइस मेल्ट होने लगता है, तब से मतलब ब्लॉसम होने लगता है, तब तब तक का, विंटर से तब तक का सीजन जो होता है उसको वर्नल विंडो कहते हैं। ओके, वर्नल विंडो। और ये जो है ना, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो बढ़ने लगा है पहले से। ओके, हिस्टोरिकली क्या होता था, ये जो ट्रांजिशन था स्प्रिंग से, तो ये छोटा होता था। ओके, transition from winter to growing season as vernal window, and new study shows that this may be opening earlier। मतलब ये अब पहले भी आने वाला है और साथ ही साथ पॉसिबली लॉन्गर, मतलब बड़ा भी होने वाला है वर्नल विंडो का पीरियड जो है। ओके, सो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट NatGrid एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। NatGrid के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। NatGrid is an intelligence sharing network that collects data from standalone database of the various agencies and ministries of the Indian government। ओके, ये समझ गए होंगे कि NatGrid जो है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो हमारे अलग अलग एजेंसी और मिनिस्ट्रीज से डाटा कलेक्ट करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन आफ्टर मंथ ऑफ द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई इन 2008। इसको प्रपोज कब किया गया था, तो 2008 में 26/11 अटैक के बाद। सो कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है वो है, मतलब ये फर्स्ट बात करेक्ट है और साथ ही साथ सेकंड भी करेक्ट है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाता है C, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, सो ये न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री पैनल फ्यूम्स एज NatGrid पोस्ट रिमेन्स वैकेंट। मतलब NatGrid जो है ना, इसमें पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट रह गई है। NatGrid क्या है, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और ये हाँ भाई, रिसेंटली जो है ना, जुलाई 2016 में यहाँ पे अशोक पटनायक जी जो है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका बनाया गया था। लेकिन अब तब से अब तक यहाँ के उसके लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, बाकी जो कुछ IT ऑफिशियल्स चाहिए, उनकी कमी है। मतलब वो उनके जो पोस्ट है ना वो वैकेंट है।
देखिए हर साल इतने इंजीनियर जो है वो पास आउट हो रहे हैं, फिर भी हमारे देश में ऐसी मतलब सरकार कह रहे हैं कि हमें आईटी ऑफिशियल्स मिल नहीं रहे उस क्वालिटी के। मतलब दोनों भी बातें हैं कि हम एक तो अच्छे इंजीनियर्स नहीं बना पा रहे और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट जो है उसमें उनको ध्यान भी देना चाहिए दोनों तरफ की, अच्छे इंजीनियर्स भी है, इस मतलब सिलेबस भी अच्छा करना है और साथ ही साथ ये जो नेट ग्रिड है उसको भी इम्प्रूव करना है। ओके, तो ये कब क्यों हुआ था? तो 26/11 के अटैक के बाद इसको प्रपोज किया गया था। आई थिंक इसको चिदम्बरम सर जो है उन्होंने प्रपोज किया था। मैं देखता हूँ और ये क्यों हुआ था। तो आपने रिसेंटली एक देखा होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका से जो डेविड हेडली थे उनका बयान जो स्टेटमेंट लिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये कौन थे? तो इन्होंने इन्होंने जो है ना, सॉरी, इन्होंने रेकी की थी इंडिया में आके। रेकी मतलब क्या होता है कि यहाँ से फोटोज लेना, अच्छे से सभी एरिया की अच्छे से देखना, ये किया था। और ये होने के बावजूद मतलब ये वहाँ से बहुत सारे ट्रिप्स किए थे बाहर से देशों से इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं मतलब पाकिस्तान और वेस्ट एशिया में। लेकिन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो थी ना, वो हमारे अलग अलग एजेंसीज को थी, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये सस्पिशियस ट्रिप्स में नहीं गिने गए थे। ओके, अगर ये गिने गए होते और अगर हमने उसको पहले ही अच्छे से कोऑर्डिनेट किया होता तो शायद 26/11 का अटैक जो था वो बच सकता था। ओके, सो इस वजह से ये बाद में नेट ग्रिड जो है वो प्रपोज किया गया था। लेकिन अब तक इसमें देखिए 8 साल हो गए, लेकिन 9 साल हो गए, लेकिन इसमें अभी पोस्ट जो है वो वैकेंट है। देखिए हमारा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये हो रहा है। सो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।